नमस्कार। आप देख रहे हैं सितायन टीवी। और आज हमारे साथ मधु पासवान भैया बैठे हुए हैं। बिहार से आते हैं, बिहार के हैं। स्वागत है मधु भैया का हमारे चैनल सितायन टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, जो हमें इस काबिल समझा। और आपके निमंत्रण पर ही मैं बिहार से दौड़ा दौड़ा झारखंड आया हूँ। हम लोग वैसे हमारे दर्शक जो नए होंगे उनको नहीं पता होगा, बता दें मधु पासवान एक बहुत सामाजिक क्षेत्र में और सनातन के लोगों को जो जानने वाले लोग हैं उसमें इनका नाम फेमस है, लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे पत्रकार और बहुत सारे लोग इनको इंटरव्यू ले चुके हैं और बहुत अच्छे इनका जो है समाज के लिए काम कर रहे हैं। कुछ हमारे चैनल पर इनके साथ परिचय होगा और कुछ चर्चा हम लोग करेंगे सामाजिक बिंदु पर। हम लोगों का जो बिहार का स्थिति है, बिहार का राजनीतिक सामाजिक स्थिति है और देश में जो भी चल रहा है सामाजिक और राजनीतिक और उन सब चीजों पर भी थोड़ा थोड़ा हम लोग टच करेंगे उन चीजों को। पहले हम मधु भैया से जानना चाहते हैं कि कब अपना थोड़ा सा परिचय दे दें और उसके बाद फिर आगे चर्चा शुरू करते हैं। जी, बिहार के सीतामढ़ी जनपद के अंतर्गत 4 भाइयों में सबसे छोटा हूँ। ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन बस लिखना और पढ़ना इतना भर ही जानता हूँ। लेकिन देश दुनिया को देखकर सुनकर यही थोड़ा सा, यानी जब से ये जो सोशल मीडिया आया है तब से जो है आपके पास मोबाइल आया, सभी लोगों के पास मोबाइल आया, जियो हुआ फ्री, तो जियो की वजह से यूट्यूब वगैरह देखने लगा लोग, उसमें भी आपको जानकारी धीरे धीरे थोड़ा बोलने का मौका मिला, रुचि लगा, उसमें देखने लगे, समझने लगे बहुत कुछ उसके बारे में। जी, देश दुनिया में जो होता है उसमें आपको पता चला। जी, हमको भी लगा, आपको भी लगा कि कुछ करना चाहिए जी, जी, समाज के लिए, देश के लिए, अपने धर्म के लिए। तो आपका इस हिसाब से माने इस तरीके से जो है पूरा एक ये हुआ कि भाई हम हमारे समाज में बहुत तरीके का कुरीति भी है, बहुत सारे सामाजिक समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है, शिक्षा का समस्या है। आपके समाज में जो हरिजन समाज है, बहुजन समाज है, हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा हिस्सा है और उस पे बहुत सारे जो बहुजन समाज के बीच से निकले हैं वो नेता या सामाजिक कार्यकर्ता जो भी हो, और जो बाहर के हैं सनातनी लोगों में से जो भी है, तो उन चीजों में हमको ये जानना है कि जैसे हमारे बहुजन समाज के जो ज्यादा नाम नहीं जानते लेकिन देश के जो नामचीन लोग हैं, जैसे मायावती जी, मायावती है, रामविलास पासवान जी है जो अपने यहाँ का है। झारखंड में हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के लोग जानते हैं, आदिवासी समाज से हैं। ऐसे हर स्टेट में है 2-4 लोग जो हमारे समाज के बहुजन समाज से निकले। जी, पूरे देश में कम से कम 50 ऐसा राजनीतिक पार्टी है जो बहुजन समाज, आदिवासी समाज और पिछड़े समाज के लोगों का ही पार्टी है। वो नेता जो है एक प्रकार से अपना पार्टी खोल के बैठा है। लेकिन उसमें आपका क्या कहना है कि वो जो पार्टी, जो 100 पार्टी हमारे देश में, वो अपने समाज के भलाई के लिए काम किया है? करते तो परिणाम संभवतः सबके सामने होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, बहुजन समाज सबसे बड़ा वोट तबका है, वोट का एक बहुत बड़ा तबका है, जिसे साधने के लिए इस हिंदुस्तान में बहुत सारे संगठन बने, बहुत सारे दल बना लिए गए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो मत को अपने पाले में करने के लिए जो इस प्रकार से समझिए कि कम से कम 14-15 ऐसे मुख्य दल हैं जो दम भी भरते हैं मुखर होकर के कि बहुजन मेरा है, मैं बहुजन हूं, मैं दलितों का भला करूंगा। तो इस प्रकार से जैसे आपने जिक्र किया अभी अभी बहन मायावती जी का अग्रणी चेहरों में से एक चेहरा है। उसके बाद मैं दूसरे रूप
के तौर पर देखता हूँ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो अब तो नहीं रहे, नहीं, लेकिन उनके जो पुत्र हैं आदरणीय चिराग श्री पासवान जी। पासवान जी, वो अब अपने लोक जनशक्ति पार्टी का वो कर रहे अध्यक्ष है और अध्यक्ष हैं। उत्तराधिकारी है जी, रामविलास जी। पासवान जी के। महाराष्ट्र में भी चलिए रामदास अठावले जी हैं, बिहार उनका में अलग पार्टी है। उनका अलग पार्टी है, बिहार में आप ले लीजिए तो जीतन राम मांझी जी भी जीतन है, राम जो मांझी जी है, कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, वो भी अपना पार्टी बना लिया। स्वयं को ये राजद, हाँ, भले ही ओबीसी समाज से आते ओबीसी हैं, समाज पिछड़ा ही समाज है, आरजेडी लेकिन बनाया। सबसे ज्यादा उनका ये नारा रहा बिहार में, दलितों पिछड़ों का मैं मसीहा हूं, गरीब गुरबा उन्हीं के लिए जीऊंगा मरूंगा। हाँ। तो इस तरह से मुख्य कुछ हर एक राज्य में है हर ऐसा राज्य ऐसा में। पार्टी जो है। बिहार में जिस तरीके से है जी, जी। बहुजन समाज का, हरिजन समाज का पार्टी है, पिछड़े समाज का पार्टी है, नीतीश कुमार कोयरी कुशवाहा का राजनीति करते हैं, उनका पार्टी है। एक है उपेंद्र कुशवाहा है, वो भी अपना पार्टी बनाया। मध्य प्रदेश से अजीत जोगी जी थे। एक मुकेश सोनी है, सहनी है, मुकेश सहनी जी, वो भी एक अपना वीआईपी पार्टी बनाए हैं। हर राज्य में जो है 2-4 छोटे छोटे अपने राज्य लेवल का पार्टी है। जी जी जी। पार्टी बहुत सारे बन गए हैं हर राज्य में, और कहीं ना कहीं वो पार्टी कांग्रेस के विरोध में खड़ा हुआ है, बना क्षुब्ध होकर के कांग्रेस से। जी जी जी। लेकिन क्या वो आज कांग्रेस से और उसका विचारधारा में अंतर है या समान है? ये तो जग जाहिर है, कोई समानता आपको देखने को नहीं मिलेगा, भारी असमानता है। कांग्रेस से क्षुब्ध होकर के इन लोगों ने जिस तरह से एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी थी कि हम कुछ करेंगे देश समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए, तो ये लोग ऐसे ही मतलब कि अब सबकी आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, आप कुछ भी कर सकते हैं हिंदुस्तान में, तो सब इस तरह से बारी बारी से अपना अपना संगठन बना करके चले और खूब नारा बुलंद करते जा रहे थे कि हम कुछ करेंगे करेंगे, सबको साध रहे थे, तरह तरह के जो है हथकंडे अपना रहे थे, भांति भांति के मुहिम चला रहे थे। लेकिन आज ढाक के वही 3 पार। अरे भाई, किसी चीज को उठाने के लिए आप सैकड़ों हाथ आगे आ गए, लेकिन अभी तक उठा कौन? लेकिन ये एक चीज है, जैसे बिहार के हम शुरू करते हैं कि बिहार में जो जेपी आंदोलन हुआ था पूरे देश में हुआ, 1975-77 के आसपास, जब इंदिरा गांधी को ये जो लगाया था आपातकाल, पूरे देश को कैद बना दिया, जी जी, मुक्त होने के लिए, तो उस समय जेपी आंदोलन हुआ था जी। उस जेपी आंदोलन के बाद जो है उन्हीं का नेता है ये सब, जो लालू हो, नीतीश हो, रामविलास पासवान जी, जॉर्ज फर्नांडिस, जो भी है, यूपी में भी है, जो भी नेता लोग है, बहुत सारे लोग उस समय से कांग्रेस से क्षुब्ध होके सैकड़ों पार्टी देश में हर राज्य में 2-3-4 निकल गया। ठीक है, वो निकल गया, अपने समाज के नाम पे, अपने जाति के नाम पे अपना पार्टी बनाया, लेकिन उस समाज और जाति के लोगों के नाम पे जो पार्टी खड़ी हुई, क्या वो उस समाज के लिए काम किया? सपोज दैट रामविलास पासवान जी की चर्चा कर ले अगर बिहार में, तो बहुजन समाज के, हरिजन समाज से हैं और उन्होंने पार्टी बनाई। उनका सिद्धांत जो था कि हम अपने समाज के लिए कुछ करेंगे, और उन्होंने कांग्रेस के विरोध में ही अपना पार्टी खड़ा किया। उन्होंने समाज के लिए राज्य स्तर पर या देश में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं रामविलास पासवान। कुछ ऐसा काम संविधान के रूप में जो किए, ऐसा कुछ दिख रहा है? देखिए, आपने सबसे पहले तो ये बताया कि, पहली बात मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी जी के तानाशाही से मुक्त होने के लिए, देश को आजाद करने के लिए, ये तमाम तरह के जितने सारे ये प्रख्यात लोग हैं, सब एक इकाई का रूप धारण किया। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ भारत में, तो फिर धीरे धीरे ये लोग बिखर सा गए। तो इससे सिद्ध हो गया कि जब ये लोग इकट्ठा नहीं रह पाए तो क्या हमको इकट्ठा कर पाते? कभी नहीं कर पाते। और दूसरी बात, कुल मिला के लोग सिर्फ राजनीति, अरे जब एक ये खुद नहीं हो सकते हैं, एक सूत्र में खुद नहीं बंध सकते हैं, क्या मतलब कि पूरे समाज को बांध सकता है, साध सकता है? असंभव। दूसरी बात, लेकिन धोखा तो मिला समाज को। वही तो, जब धोखा ही मिला समाज को, क्योंकि वोट तो एक तरफा बहुजन समाज, हम तो देखे हैं बचपन से भी कि बहुजन समाज हो चाहे यादव समाज हो,
चाहे ये नीतीश कुमार जो जिसकी राजनीति करते हैं, ये आपस में संघर्ष बिहार में बहुत ज्यादा हुआ। इस जाति के उस जाति से लड़ाई, आपस में तगड़ा हुआ और लोग उसके खुल के 10 साल 20 साल तक मुख्यमंत्री भी बना दिए। लेकिन आज भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है और ये पिछड़ेपन 90 में यही आगरा पिछड़ा की लड़ाई करके जो है लालू यादव मुख्यमंत्री बना था। 90 में जब वो बना था उस समय भी जगन्नाथ मिश्रा जी थे कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उन्हीं के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बन गए। जिस तरह केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री बना तो पहला मुख्यमंत्री वो जिसको हराया उसी के सपोर्ट से बना था। दरअसल उस समय हुआ क्या था, 90 में तीसरे मोर्चे का सरकार बना था। प्रधानमंत्री के रूप में आए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री जब बने तो उन्होंने एक मंडल आयोग का गठन किया। बहुत क्षुब्ध थे दलितों के दशा और दुर्दशा को लेकर के, तो उन्होंने मंडल कमीशन का आयोग ला करके पूरे सरकारी भारत के सभी सरकारी पदों पर उन्होंने आरक्षण लागू कर दिया कि इसमें सभी पदों पर दलितों को नौकरी जरूर दिया जाएगा। देखिए उसी समय बिहार में लालू जी उभरता हुआ चेहरा थे और करंट सिचुएशन था आगरा पिछड़ा की राजनीति का, उसी का फायदा उठा के अपना एक पार्टी बनाए। उस बिल का उन्होंने बिहार में बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर दिया, हामी भर दिया उस बिल पर। तो बिहार के गरीब गुरबों को ये लगा कि अरे लालू जी शायद गरीबों के लिए बहुत हमारे बीच से निकला है। जी तो गरीबों को हमेशा लिहाजा यही कारण रहा कि पूरे दलितों का सहानुभूति मिल गया और बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में लालू जी चुनकर नए मतलब कि नए मंत्रिमंडल में मतलब कि नए चेहरा के रूप में आए। लोगों के विश्वास हुआ, जितने पिछड़े समाज है उन सबको विश्वास हुआ, ये वो आशा का किरण निकला कि हमारे समाज के बीच से निकला है, गरीब रूप का गुरबा का बच्चा है, हमारे जैसे भाषा बोलता है, हमारा जैसा व्यवहार है, तो हमारे लिए कुछ करेगा। 90 में ये सब ख्वाब हम लोग देखे। अभी 2024 है, 34 साल शासन हो गया। बिहार तब भी पिछड़ा था पूरे देश में, आज भी पिछड़ा है। उस बीच में जो भी मुख्यमंत्री रहे सब जिंदा है। कारण है ना, लेकिन कारण है ना, पिछड़ा है। वही तो मैं बता रहा था कि देख लीजिए लालू जी जब मुख्यमंत्री बने, दलितों के मसीहा थे, तो ये मुख्यमंत्री बनते ही से सभी वर्गों के जैसे ओबीसी के लिए, ब्राह्मण ठाकुर लला बढ़िया बच्चों के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए लालू जी ने कॉलेजिएट लेवल के हायर लेवल का स्कूल मतलब कि तैयार करवाया। लेकिन दलितों के लिए उन्होंने क्या किया, चरवाहा विद्यालय। लालू जी के मन में उस समय एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा था कि सत्ता में यदि लंबी पारी खेलना हो ना तो पूरे दलित को बुड़बक बना करके रखा जाए, शिक्षा से दूर रखो। भाई टैलेंट आप हो जाइएगा, आप तर्कशील हो जाइएगा, गुणवान विवेकशील हो जाइएगा, तो बार बार आपको बुड़बक कौन बना लेगा आपको बुड़बक। और जब तर्क शक्ति आदमी के पास आ जाता है तो वो क्वेश्चन शुरू करने लगता है। तो वो तो बिहार में कांग्रेस का भी यही शासन व्यवस्था रहा है 1947 के बाद से कि शिक्षा से दूर रखना है, यानी कि बेसिक शिक्षा से दूर रखना है। लोग शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो हमारा राजनीतिक जो है समाप्ति हो जाएगी। माने जब क्वेश्चन करेंगे तो वो विकास पूछेंगे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इन सब चीजों की बात करेंगे। तो वो लोग जो है यही कांग्रेस का जो प्लानिंग था, जो उसका थॉट प्रोसेस है, सोचने का, विचारने का, प्रशासन में, सत्ता क्रम में जो भी शासन करने का तरीका है, वही तरीका जितने भी रीजनल पार्टी खड़ा हुआ पूरे देश में, हर राज्य में, दोनों का वही है। दिखाया क्या गया सपना ये दिखाया गया कि ये पार्टी कुछ नहीं कर रही है, अब हम अपने समाज का नया पार्टी बना रहे हैं, राजनीतिक दल, अब हम अपने समाज के विकास के लिए करेंगे। यही प्रोसेस हर कांग्रेस भी चाहता था कि जाति में टूटा रहे समाज और अपना अपना जाति का रहेगा तो क्या होगा कि पूरा समाज 100% तो वोटिंग कभी होता नहीं है, 50 से 60% के आसपास में वोटिंग होता है, उसी में डिसीजन हो जाता है कि किसको कितना मिला, उसमें से डिसीजन हो जाता है। तो वोट बैंक की राजनीति जो है वो एक तो समीकरण बना लेता है, लोग सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे अलग अलग अपना बना लेता है। नीतीश कुमार जो आज चौथी बार, ऐसे तो 9 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले चुका है, अभी फिलहाल में लिया है, लेकिन 20 साल से वो सत्ता में है।
किसी का भी पार्टी हो, मुख्यमंत्री वही रह रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक समीकरण बना लिए हुआ। बहुत लालू जी 15 साल शासन किए, आरजेडी और लालू राबड़ी के शासन रहा, वो भी एक समीकरण के तहत रहा। पूरे बिहार के सभी समाज का वोट न उसको मिला न उसको मिला, किसी को न कांग्रेस को मिला, कभी कभी भी। ये लोग समीकरण बना के अपना अपना जातीय वोट का जो समीकरण है, थोड़ा इधर से 10 उधर से 5 उधर से 3 उधर से ऐसे करके एक मतलब कि एक खजाना बना लिया, और उस खजाने पर बैठ बाकी समाज को डायरेक्ट निगलेक्ट किया। बिल्कुल, सिर्फ मंच पर आकर के समझिए कि लुभावने बात के बौछार किए गए, बात जितना सुन लीजिए, बांध दिए गए, बात से केवल संतुष्ट किया गया। पेट जितना भरना है बात से भर लीजिए, बाकी जो देश से नहीं भरे। जो भी बिहार का संपत्ति है, जो टैक्स के रूप में आता है, चाहे देश में भी हो, जो भी टैक्स के रूप में भारत सरकार के कोष में पैसा आता है, वो पैसा का नंगा नाच किया गया खुले तौर पर। और वो पैसा का ये फिक्स हो गया कि माने स्वाभाविक है, समीकरण बना है तो उसको लोभ के बिना तो समीकरण चलेगा नहीं। तो सभी समाज का पैसा लूट के अब समीकरण वाला खाया। तो बिहार में 100 जाती है, पूरे देश में सैकड़ों जाती है, सबका तो पार्टी नहीं है। तो जिसका पार्टी नहीं है राजनीतिक, उसको तो आज तक कुछ नहीं मिला, चाहे बिहार में हो या पूरे देश की समस्या है। जो पार्टी बनाया, समीकरण बनाया, सत्ता में 5 साल 10 साल शासन किया, 20 साल शासन किया, स्वाभाविक है वो लोभ दिया तभी पैसा मिला उसको, तभी तो वो इसके साथ, नेता के साथ खड़ा रहा। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं हमारे बाकी जो 80% जनसंख्या है, जनता है, जिसका कोई पार्टी नहीं है, राजनीतिक पार्टी नहीं है, तो उसका हक हिस्सा तो यही लोग खाया ना। सदियों से यही चलता आ रहा है, सदियों से यही चलता आ रहा है। कौन संभालने वाला है? तो ये सब भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो टॉपिक है हमारे देश में और बिहार में, तो बिहार का भी वही स्थिति है जो देश का है। लेकिन देश में हमारा बहुत अच्छे नेता अभी जो है लगातार दूसरी बार आई है और तीसरी बार आने की संभावना लगभग पूरा है। बिल्कुल पूरा है। मुझे लगता है 2024 से पहले कहीं ऐसा हो न जाए। हाँ, लेकिन बिहार में क्या है कि सत्ता तो परिवर्तन होता है, लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री वही रह जाता है, विपक्ष परिवर्तन हो जाता है। विपक्ष परिवर्तन हो रहा है। ये हमारे संविधान, आप इसको कैसे देखते हैं? किसका गलती है? देखिए, ये जो मुख्यमंत्री वही रह जाता है, अब पार्टी बदल जाती है, इधर से पक्ष उधर, इसमें कहाँ फॉल्ट नजर आ रहा है? जो आपका जो इस लोकतंत्र में जो आपका संवैधानिक जो संरचना है, वोट पाने का, सत्ता सरकार बनाने का, सब उसी की कमी को मैं देख रहा हूँ। हमको लगता है 2 दल 3 दल चाहे जो भी हो, मिलकर चुनाव लड़ते हैं। जनता की सहानुभूति जिसके साथ अधिक जा रही हो, अधिक जुड़ी हो, तो स्वाभाविक है उसको जीत मिलेगी, सरकार बनाएगा। लेकिन बाद में क्या पेच होता है, जैसे कि मैं और आप मिलकर चुनाव लड़े, जनता का विश्वास हमें मिला, हमने सरकार बना ली। अब कुछ महीनों बाद या फिर मैं आपसे अलग हो जाऊंगा या फिर आप हमसे अलग हो जाएंगे, लेकिन सरकार फिर भी बन जाएगी किसी दूसरे के सहयोग से। यहाँ ऐसा नहीं लगता है मधु जी, ऐसा नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं संविधान जो है हमारा, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान कहता है, लोग संविधान निर्मात्री सभा के बहुत सारी कमेटी थी, उसमें एक कमेटी के अध्यक्ष थे बाबा साहब, लेकिन परसेप्शन ये बनाया गया, माने माहौल ये देश में बनाया गया कि बाबा साहब ने, किसी भी हरिजन समाज से पूछ लीजिए या पिछड़े समाज से, ज्यादातर लोगों को पूछेगा तो कहेगा कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान बना दिया। हालांकि सच्चाई क्या है आपको भी पता है, हमको भी पता है। 1935 एक्ट का लगभग संविधान का 3/4 हिस्सा 1935 के एक्ट का, जो 1935 में देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेज का था। अच्छा, उसके बाद भी पूरे देश के, दुनिया के बहुत सारे देशों से संविधान का कुछ अंश लिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर भी पूरे संविधान के निर्माण का पूरा कुछ वो नहीं थे, कोई एक संगठन उसमें था, उसका वो प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे। फिर भी हम मान लेते हैं उस समय जो भी संविधान लिखा गया बहुत अच्छा लिखा गया। उस संविधान के अनुसार
देश को चलना चाहिए था। संविधान के अनुसार जो हमारे प्रधानमंत्री है उनको चलना चाहिए था। 1942 में संविधान संशोधन करके जो संविधान का आत्मा होता है प्रियम्बल, उसमें संविधान संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष और ये सेकुलर शब्द जुड़ा गया जी। तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर जो है और उनके जो अनुयायी है उनको तो पता ही नहीं है, शिक्षा से दूर रखने के कारण उनको सच क्या है पता ही नहीं। फिर भी हमारा ये कहना है कि जो उसमें जो धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर शब्द जोड़ा गया, इसका मतलब है कि कांग्रेस बुद्धिमान थी, इंदिरा गांधी बुद्धिमान थी और बाबा साहब बुर्बक थे जो उस समय नहीं डाले ये सब। जी 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 देखिए, वो सब बुद्धिमान लोग नहीं थे, बड़े चतुर लोग थे। अगर बुद्धि वाले होते तो गलती नहीं, चूंकि बुद्धिमान आदमी गलती नहीं करता है। रही बात संविधान निर्माण को लेकर जो कुछ मतलब भ्रांतियां हैं लोगों में, बहुजन समाज में, मैं आप एक चीज क्लियर कर दूं, कैमरा के सामने आप बता दूं आपको कि उस देखिए 1990 का वो दौर शायद किसी को याद न हो, चूंकि हम लोग तो शायद बहुत बच्चे रहे होंगे, लेकिन समीक्षा के जरिए पता चला स्टडी करके देखिए कांसी राम जी और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये दो उस समय के वो मुख्य चेहरा है जिनके अंदर मन ही मन खटास पैदा हो गया था। देखिए दलितों की सहानुभूति को लूटने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि दे दी। इस चीज को देख करके कांसीराम के मन में आया कि अरे बाप रे बाप, कहीं सारा दलित विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहीं मतलब झोला में भरकर निकल जाए। तो उसी समय क्या किए कांसीराम जी, जय भीम का नारा बुलंद करना उसी समय, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चूंकि जय भीम का एक मतलब कि स्लोगन तैयार किया जाए और दलितों को केवल संविधान निर्माता बता, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, हाँ, संविधान उन्हीं का लिखा हुआ है, बता करके अलग प्रोपेगेंडा इन्होंने चलाया माननीय कांसीराम जी ने। उसी समय से ये जय भीम का ये हुआ, या फिर बाबा साहब के नाम से संविधान निर्माता होने का ये सब दावा जो भी पुख्ता होता गया भारत में, ये सब उस दौर में हुआ जी। और संविधान इतना लचर है, क्या क्या घुसेड़ा गया वो तो अभी आपने जिक्र किया, ये सही बात है। असल में संविधान का ही मेन हम देखते हैं, संविधान का ही यहाँ पर कमजोरी नजर आता है, या उसको, हालांकि ये संविधान मजबूत था, जब बना था उस समय संविधान बहुत मजबूत था। संविधान में गलत संशोधन के कारण जी जी संविधान में लगभग 100 से अधिक, 125 के आसपास संविधान संशोधन दो तीन साल हो चुका है और उसी समय से चला आ रहा है संविधान आज लागू हुआ 2 से 3 साल के भीतर ही 200-300 संशोधन कर दिए गए। तो संविधान संशोधन अच्छे के लिए भी होता है और कुछ गलत चीजों को हटाने के लिए भी होता है। संविधान संशोधन में जो कांग्रेस की शासन रही है आजादी के बाद से पूरे देश में, तो कांग्रेस ने संविधान के अनुसार चलने के बजाय अपने अनुसार ही संविधान का संशोधन करते चला गया, जिसके कारण संविधान हमारा कमजोर हो गया। और उसी कमजोरी का फायदा उठा के, तत्काल उदाहरण है पूरे देश में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, कि आप देख सकते हैं कि 20 साल से वो व्यक्ति मुख्यमंत्री का पोस्ट नहीं छोड़ रहा है, नहीं उसका कोई सिद्धांत है, न ही उसका कोई एक अपना स्टैंड है, बस वो है पोस्ट बचा रहे। अभी तीसरे नंबर की वो पार्टी है बिहार में, फिर भी वो मुख्यमंत्री है। यहाँ पर आपको क्या लगता है? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि संविधान को इस तरह से मतलब बना दिया गया, जिसके कारण से ये सब नतीजा सामने निकल कर आया है। बार बार नीतीश कुमार का आपने जिक्र किया कि वो यही सब कारण रहा कि देखिए 9 बार मुख्यमंत्री बने। इसके बीच क्या हुआ, आम जनता की जो भावना है उसको कुचल दिया गया। भावना जिसके साथ जुड़ी होती है उसका सम्मान न हो करके किसी ऐसे चतुर सियार का सम्मान हो जाता है, जिससे पूरे समाज को, देश को खामियाजा भुगतना पड़ता है। और इस फेर बदल के कारण विकास का काम कौन देखा? अरे भाई, हम दो लड़ रहे हैं अपना चुनाव, तो हम दोनों के बीच में केवल आपसी दाव पेंच को लेकर ही जद्दोजहद में 5 साल निपट जाता है।
यहाँ तो भाड़ 5 में साल जाए से आम पहले ही जनमानस। सरकार चेंज कर दे रहा है। चेंज कर दिया जब जाता है। हाँ, तो ये विकास होगा कैसे? कहाँ से होगा? एक महीना मंत्रिमंडल के विस्तार में, एक महीना मतलब कि हनीमून पर चला जाता है। अब फिर जो मंत्री बना, हाँ। जो उसको भी तो ये टेंशन है कि हम विकास करें कि फिर अगली बार बदल जाएगा तो हम पीछे हो जाएंगे, सत्ता चली जाएगी हमारी, पोस्ट चला जाएगा, तब पहले अपना पेट भर लो। आज चुनाव हम जीतेंगे तो मेरा पूरा फोकस रहेगा अगली बार हम कैसे जीते। अब 5 साल पे अगर इलेक्शन होगा या 5 साल पे हमारा भाग्य का फैसला होगा तो कम से कम कुछ तो आदमी निर्भीक होके काम करेगा, अपना भी काम करेगा, समाज का भी करेगा। लेकिन यहाँ तो सत्ता 5 साल चलने ही नहीं दिया जा रहा, चलने ही नहीं दिया जा रहा है। तो जो मंत्री है या जो भी है, जो समीकरण वाला सिस्टम है या जो समीकरण से बाहर आम नागरिक है, 70-80% जनता है, उसको तो उम्मीद है, लेकिन होगा कैसे? यहाँ तो सत्ते परिवर्तित, यहाँ तो सत्ते बचाने और बनाने के खेल में समय 20 साल बर्बाद कर दिया। सारा का सारा ये कांग्रेस का रचा रचाया खेल है। अब सरकार बनते ही लोग इस समय ऐसे जुगत में भिड़े रहते हैं कि अब सीधा पैर पकड़ के खींच ले, तो हम लोग खींच लिया जाता है आसानी से। तो हम लोगों का ये समझना है और लोगों को, हमारे दर्शक को ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे संविधान हमारा कमजोर है, था नहीं कमजोर, बना दिया गया जी। उसमें इतने छेद कर दिए गए, जैसे कहा भी जाता है हमारे सुप्रीम कोर्ट में कि भारत का जो न्याय, ये जो है न्यायिक प्रणाली है, इसमें 10 गो रास्ता अगर फंसाने का है तो 20 गो रास्ता बचाने का। और यहाँ के संविधान को और कानून व्यवस्था को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसमें इतना ज्यादा सिस्टम में फॉल्ट है कि 10 गो रास्ता है बचाने का, तो फंसाने का उससे दुगुना है। यही सब तो कारण भी है। भारत में जान जाइए कम से कम 3.5 लाख मामले ऐसे हैं न्यायपालिका के बीच जो आज भी अंडर ट्रायल है, जांच तक नहीं हुआ है। बहुत से लाखों लाख कैदी ऐसे हैं जिसको बेल देने वाला कोई नहीं। कुछ ऐसा भी हम लोग मामला देखे हैं कि बाइज्जत बरी हुआ, लेकिन वो 5 साल 10 साल सजा काट चुका। बाद में जब डिसीजन आया कोर्ट का तो पता चला कि ये इनको बाइज्जत बरी कर, ये दोषी नहीं है। अब कुछ ऐसे दोषी हैं जिनको 10 साल का सजा हुआ, पता चला वो अपने उम्र से पूरा जीवन जी के मृत्यु भी हो चुके हैं। अब फैसला बाद में आया कि 10 साल या 20 साल की इनको सजा होगी। अब किसको सजा दीजिएगा? जो मर गया उसको जिंदा कीजिएगा? तो ये फॉल्ट किसका है? कहाँ आपको क्या दिख रहा है? ये तो सारा वही मतलब कि संविधान का ही फॉल्ट है। देखिए, ये जो न्यायपालिका का मामला जो है, इसमें कांग्रेस ने कभी छेड़छाड़ नहीं किया। आप शुरू से लेकर अभी तक आप देख ले तो सिर्फ न्यायपालिका और दंड प्रणाली ऐसे हैं इस भारतीय संविधान में जिसमें कोई छेड़छाड़ लगभग मेरा अपना तजुर्बा कहता है, आप समीक्षा कर लें, इसमें नहीं हुआ है। देखिए, सारा मतलब क्या बताएं आपको कि भारत को बर्बाद करने की ये जो मुहिम है, दबे पांव सदियों पुरानी, ये विदेशों से फंडिंग पे चल रहा है। अरे भाई, आपने कुछ कहने के लिए हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, कहीं कोई आजादी का वो नहीं। नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री है तो वो तो 1947 में बना नहीं जी, तो 1946 में बन गया था प्रधानमंत्री। तो आजाद हम कैसे हो गए 47 में? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, 1947 में देश आजाद हम केवल कागज पर हुए हैं, मतलब कि हस्तांतरण हुआ है, एक हाथ से दूसरे हाथ को दे दिया गया है। हमको तो लगता है आजादी जो है ये गोरे लोग चले गए, लेकिन हमारे यहाँ के जो काले अंग्रेज थे उनको सौंप के गए। बिल्कुल वही, एक हाथ से दूसरे जो हाथ हैंडल कर रहे थे। आज भी विदेशी फंडिंग पे ही सारा सिस्टम चल रहा है। आज भारत में आप देख ले, आप कहीं से भी बता दे इस संविधान में जहां से आपको समता दिखाई देता हो। अगर समता संविधान में होता तो क्या हम इतने लाखों में बिखरे होते? इतना विभेद होता हमारे विचारों में? कैसे होता? अगर समता होता तो हम आज खंड खंड में बटे नहीं होते, हम एक दूसरे से बैर भावना को नहीं रखते। बहुत सुधार करने, केवल अमूल चूल से काम नहीं चलेगा, बहुत भारी सुधार करने की जी बहुत जरूरत है। अश्विनी उपाध्याय एक सुप्रीम कोर्ट के वकील है, आप जानते होंगे उनके बारे में। जी, वो हमेशा PIL दाखिल करते हैं सामाजिक
सुधार के रिलेटेड इशू पर। पीआईएल दाखिल करने वाले वामपंथी लोग भी बहुत सारे हैं, वो हमेशा देश और समाज के ताना बाना को तोड़ने के लिए पीआईएल दाखिल करते हैं। लेकिन एक पीआईएल दाखिल करने वाले अश्विनी उपाध्याय जी हैं, वो देश को समाज को जोड़ने वाला पॉइंट पे पीआईएल दाखिल करते हैं। बढ़िया। तो उसमें उनका जो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अश्विनी उपाध्याय जी बहुत पढ़े लिखे अच्छे खासे वकील है, जाने माने वकील है। भारत के नस नस से वो वाकिफ है। भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए जो वो जितना कुछ जानते हैं, मेरा अपना मानना है कि वो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे जहां तक लगता है कि अश्विनी उपाध्याय जी के पीआईएल को यदि आत्मसात किया जाए भारतीय कार्यपालिकाओं के द्वारा, विधायिकाओं के द्वारा, या फिर जो भी हो, मुझे लगता है कि भारत को 1 साल से अधिक टाइम नहीं लगेंगे। बहुत जल्दी सुधार हो। हाँ, बहुत जल्दी सुधार हो सकता है। बहुत अच्छे। देखिए, बहुत सारा टॉपिक है। अभी ये हमारे हिसाब से एपिसोड का फर्स्ट हम लोग एपिसोड शूट कर रहे हैं। आज प्रथम हमारे मधु भैया आए हैं चैनल पर, और हम लोग चैनल के साथ मिलके अभी बहुत सारा काम करने का पूरा प्लानिंग है। देखिए, आगे हम लोग एक टीम बना के काम कर रहे हैं और आगे टीम को बढ़ाएंगे भी। फर्स्ट एक चर्चा था, बहुत सारे टॉपिक दिन प्रतिदिन का जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घटना चक्र होता है उस पर हम लोग बैठेंगे। जी जी। आधा 1 घंटा का जो भी होगा हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह हम आशा करते हैं कि हम लोग का ये एक सीरियल चलता रहे, श्रृंखलाबद्ध हम निरंतर आगे बढ़ते रहे, और समाज को जोड़ने की जो भी मतलब कि उपाय, समाज को जोड़ने के काम, जो भी उपाय है, उतने सारे जतन है, वो सब हम मजबूती से करते रहे, एक सूत्र में बांधते रहे। निरंतर हमारा प्रयास जारी रहेगा। आप हमारे चैनल को या फिर इनके चैनल को आप जरूर लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, एक दूसरे में प्रसारित करिए। बहुत अभाव में जी रहे हैं हम लोग, लेकिन संकल्प शक्ति 7वें आसमान पर मिलेगा, इतना जरूर उम्मीद रखिएगा। आज नहीं तो कल परिणाम प्रभावी आपके सामने लाकर हम खड़ा करने वाले हैं। ठीक है, नमस्कार मधु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और नमस्कार आपको, आपके चैनल को, समस्त भारत।